नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराए गए जितने भी एग्ज़ाम है अभी तक का 2025 तक का, इन सभी एग्ज़ाम को हम प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ में यानी कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है हमारे यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं जिनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितनी भी आगामी परीक्षाएं अब कराई जाएंगी उनके लिए हम क्या करेंगे, सामान्य ज्ञान का एक अध्ययन करेंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे हमें यूथ कंपटीशन में दिया होता है, घटना चक्र के माध्यम से दिया होता है, चैप्टर वाइज क्या होता है कि पेपर का सॉल्यूशन दिया होता है या क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसमें हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमारे जितने भी विषय हैं, हमारे इतिहास का विषय है, हमारे भूगोल का विषय है, हमारी राज्य व्यवस्था है, आर्थिक और सामाजिक विकास है, अर्थव्यवस्था है, हमारी सामान्य विज्ञान है, इन सभी विषयों को हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। और चैप्टर वाइज जो भी इन विषयों में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसका एक एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आएंगे उन टॉपिकों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हमारे जो भी सिलेबस दे रखा है यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत, आप सभी जानते हैं कि हमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही बड़ा सिलेबस यूके ट्रिपल एससी में दिया गया है, जिसमें हमारे भारत का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन और उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का राज्य आंदोलन था वो, भारत और विश्व का भूगोल, साथ में हमारे उत्तराखंड का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास जिसमें हमें अर्थव्यवस्था का टॉपिक दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड का आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें क्या होता है कि हमें मेनली सूचकांक वगैरह पूछे जाते हैं जो हमारे करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। और साथ ही हमें सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी पूछा जाता है, ये भी करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। तो इन सभी जो टॉपिक है हमारे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, इनका हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक यूके ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं। तो 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं अभी यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत हो रखी हैं उन सभी परीक्षाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं ना, वो है हमारा भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में भी हम सबसे पहले आधुनिक इतिहास वाले चैप्टर को लेते हैं, क्योंकि आधुनिक इतिहास वाले चैप्टर से जैसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, हमारे उस समय के जो लोक नायक हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेट करके, पत्र पत्रिकाएँ हैं, स्वतंत्रता के आंदोलन का जो समय था वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हमारे वायसराय से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसे देखेंगे हम सबसे पहले। तो शुरू करेंगे हम इसमें भारत का आधुनिक इतिहास। तो आप हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज़ ना आपको कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एससी के जो परीक्षा पैटर्न है उससे एक रूबरू करवाएगी। और साथ में जो एग्जामिनेशन हॉल में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें सिमिलर क्वेश्चन ही वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यूके ट्रिपल एससी का एक पैटर्न होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक से जो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जब हम अगली बार परीक्षा हॉल में जाएंगे तो हमारे वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के इतिहास को। और इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें हमारा आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो शुरू होता है हमारे यूरोपियों के भारत आगमन से, जिसमें हम पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और व्यापारियों का आगमन देखते हैं। और साथ में जो इसका दूसरा चैप्टर है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1757 से 1858 तक भारत में रही थी। तो इसके बाद इसका कैसा साम्राज्य विस्तार रहा, इनकी क्या क्या नीतियाँ रही, इनके कौन कौन से प्रशासक रहे, कौन कौन से गवर्नर रहे, इनके कौन कौन से एक्ट यहाँ पर आए, और इसी बीच में कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए वो हम देखेंगे इसमें। और इसके साथ ही हम देखेंगे ब्रिटिश शासन को, जिसमें वायसराय और उनकी नीतियाँ देखेंगे, साथ ही सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो किस तरीके से वहाँ पर नीतियाँ बनती हैं, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, ये सब कुछ हम इसमें आधुनिक भारत में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 का और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, और इस समय में होने वाली वो महत्वपूर्ण घटनाएं जहां से यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है, हम उन पर फोकस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक काल को, और इसका पहला चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और व्यापारियों का यहाँ पर आगमन हुआ था। और इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी। जो डच यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना किस जगह पर की थी। ऑप्शन है हमारे पास कलकत्ता, श्रीरामपुर, बालासोर या चिंसुरा में। तो जो डच थे उन्होंने बंगाल में अपने पहले केंद्र या बस्ती की जो स्थापना की थी वो कहाँ पे की थी, चिंसुरा में की थी। और यह डच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना की थी 1653 में फोर्ट गुस्तावस ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, जो कि 16/2/2020 का क्वेश्चन पेपर में आया था। और दूसरा क्वेश्चन है बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे किस वर्ष में। जब बम्बई में भूमि का अधिग्रहण किया था यूरोपीय राष्ट्रों में से पुर्तगालियों ने, तो वो किस वर्ष यहाँ पर आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के ARO के एग्जाम में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्ष 1534 में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण किया था। ये यूरोपीय राष्ट्रों में सर्वप्रथम थे। जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे यूरोपीय राष्ट्रों में से। और 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डिगामा क्या होता है कि भारत के पश्चिमी तट पर आता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्री मार्ग की उसने खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड ARO के एग्जाम में कि किस वर्ष जो मुगल बादशाह शाह आलम थे उनके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बंगाल की दीवानी दे दी गई थी। तो इसका आंसर है कि 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इस बीच में जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं वो कंपनी को क्या करते हैं, बंगाल की दीवानी दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कि किस जगह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में। तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी की याद में बनवाया गया था। तो ये जो भारत का प्रवेश द्वार है उसे कहा जाता है मुंबई को। और इसे किसने और यहाँ पर क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था जो कि इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तब भारत में निम्न में से कौन से सम्राट थे। जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी तो भारत में कौन से सम्राट का क्या था, साम्राज्य था। 1599 में लंदन में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दे दिया था। और इस समय जो भारत का बादशाह था वो कौन था, अकबर था। तो 1599 में जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के दल के द्वारा की जाती है। और दिसंबर 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, वो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दे देती हैं। और इस समय जो भारत के बादशाह थे वो थे हमारे अकबर। अगला तो हमारा जो चैप्टर है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1858 तक, जिसमें भारत में इनका साम्राज्य विस्तार कैसा रहा, आर्थिक नीति कैसी रही, उसके प्रभाव कैसे रहे, इनकी प्रशासनिक नीतियाँ कैसी रही, कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे और कौन कौन से चार्टर एक्ट और अन्य एक्टों के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर सामाजिक सुधार किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। सवाल को समझने की ज़रूरत है कि किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो सदस्य हैं उनमें से उस न्यायाधीश की नियुक्ति करने की जो प्रथा थी उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। तो ये सवाल पूछा गया है उत्तराखंड के ARO के एग्जाम में 2019 के। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इसके द्वारा वर्ष 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया था जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था। जब हमारे कॉर्नवालिस यहाँ के गवर्नर जनरल बनते हैं तो उन्होंने क्या किया कि सदर अदालतों में जिन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उनकी नियुक्ति पर गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से
कि पहले ये प्रथा थी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो सदस्य होंगे उन्हीं को सदर अदालतों में नियुक्त किया जाएगा न्यायाधीश के पद पर। तो उन्होंने इस प्रथा को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से बंद कर दिया और 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जिसे हम पढ़ते हैं कॉर्नवालिस कोड के नाम से। तो उसका निर्माण किया उन्होंने 1793 में, जो कि शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था। इसे ही शक्तियों का पृथक्कीकरण सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया था। तो चार्टर एक्ट जब 1833 आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस चीज़ का एकाधिकार मिला था? तो 1813 में चार्टर एक्ट से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी जो कंपनी है वो चाय और चीन के साथ व्यापार कर रही थी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को बंद कर दिया जाता है। ब्रिटेन के शासक हैं वो एक एक्ट पास करते हैं और कहते हैं कि जो कंपनी है, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका एकाधिकार नहीं रहेगा। जो बाकी अन्य कंपनियां भी हैं ब्रिटेन की, उन्हें भी जो भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका अधिकार रहता है किस पर? चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार पर इसका एकाधिकार रहता है। और 1833 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था, तो एकाधिकार 1813 में दिया गया था कंपनी को, जो कि चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार था। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के LT के जनरल एग्जाम में, जो कि 2018 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? जो इलाहाबाद का क्षेत्र है यहाँ पर द्वितीय सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो इस बीच में क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसमें जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे? विलियम बेंटिक बने थे। तो उन्होंने इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम बोझ के अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा न्यायिक काम के बोझ के अदालत को कम करने के लिए और वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट में फीस लगा दी गई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड ARO के एग्जाम में, जो कि 2019 में आया था। तो हमारे गवर्नर जनरल थे जॉन शोर, जिनके द्वारा न्यायिक कार्य के बोझ के अदालतों को कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट में क्या लगाई गई थी? फीस लगाई थी। हमारे गवर्नर जनरल है शोर, इन्होंने कोर्ट में फीस लगाई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है हमारे C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक हमारे गवर्नर जनरल रहे। यह राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत के अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड वीडियो के एग्जाम में, जो कि 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड स्टोर कीपर के एग्जाम में। बिहार 1756 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्ति की थी और भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। जो बिहार था वो भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन करके 2 प्रांतों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। तो मार्च 1912 की जो डेट है या वर्ष है, मार्च 1912 का जो वर्ष है, इस वर्ष बिहार और उड़ीसा का विभाजन करके 2 अलग अलग प्रांत बनाए गए थे और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
प्लासी का युद्ध हम देखते हैं कि 23 जून 1757 को हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके डीईओ के एग्जाम में और उत्तराखंड स्टोर कीपर के एग्जाम में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्लासी नाम के स्थान पर अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो हमारे बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो अपने सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण हार गए थे और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। तो मीर जाफर के जो पुत्र होते हैं मीरन, वो सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड आरओ के एग्जाम में 2016 में कि आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी या आर्थिक निगमन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 1867 में धन की निकासी की परिकल्पना प्रस्तुत की थी और भारत में गरीबी और अनबिट्रिस नियम एक किताब में इस सिद्धांत को भी बताया था। तो अनबिट्रिस रूल ऑफ इंडिया है ना, अनबिट्रिस रूल इन इंडिया करके एक पुस्तक है इनकी, तो उसको भी इन्होंने लिखा था, उसके सिद्धांत को बताया था और धन के निकासी की परिकल्पना को इन्होंने 1867 में प्रस्तुत किया था। आर्थिक निर्गमन का सिद्धांत कहें या फिर धन की निकासी का सिद्धांत कहें, ये दिया है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसने की थी या कब की थी। तो भारत में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था है, इसकी स्थापना की है सर विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था, इसकी स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी और एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भारत में प्राचीनता और विरासत के मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। अगला क्वेश्चन है कि वेलेज़ली भारत कब आया था। तो लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था और लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक गठबंधन प्रणाली की भी स्थापना की थी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी इसने स्थापना की थी। तो लॉर्ड वेलेज़ली कब भारत आया, जब वो भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और कब नियुक्त किया गया था, 1798 में, और उसका कार्यकाल रहा 1805 तक। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है उत्तराखंड सींचपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत और पूर्वी एशिया में व्यापार करना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का प्रमुख कारण मसाले, रेशम, कपास आदि का व्यापार करना था। और 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य में संगोली की संधि अनुमोदित कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो संगोली की संधि जो है या सुगोली की संधि जो है वो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में 1816 में हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को सुगोली में हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु इस संधि को 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की ओर से गजराज मिश्र ने इसका अनुमोदन किया था। तो सिग्नेचर इस पर हुए थे 2 दिसंबर 1815 में, परंतु 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की ओर से जो गजराज मिश्र थे उन्होंने इसका क्या किया था, अनुमोदन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर है कि सन 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उत्तराखंड एफआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी होने के साथ ही लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई और भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और बाद में इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी। महालवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो भू राजस्व से संबंधित थी। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 ईस्वी में हुई थी। इसे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत लगभग समस्त भारतीय भूभाग का 30% भाग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब सम्मिलित हुआ था। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 ईस्वी में हुई थी। उसे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था।
इसके अंतर्गत लगभग समस्त भारतीय भूभाग का 30% भाग, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है, इसको सम्मिलित किया गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति गांव या महाल के आधार पर निर्धारित किया जाता था। जैसे भू राजस्व होता था पर खेत के हिसाब से लिया जाता था, तो उसी प्रकार महालवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व है वो पर गांव या महाल के हिसाब से निर्धारित किया जाता था। इसमें गांव का मुखिया भूपट्टी गांव के सभी कृषकों से भू राजस्व की रकम वसूल कर कोष में जमा करता था। इसमें जो गांव का मुखिया होता था वो भूपट्टी गांव के जितने भी कृषक होते थे उनसे भू राजस्व की रकम वसूलता था और कोष में जमा कराता था। अगला क्वेश्चन है कि 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। तो 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम आया था, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी अल्पायु श्रमिक हैं उनको संरक्षण देना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे वो थे कि यह उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की जो संख्या है वो कम से कम 100 थी और इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित कर रखी थी। तो 1881 में हमारा पहला कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जिसमें अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। और यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू था जहां पर जो श्रमिक है उनकी संख्या कितनी है? कम से कम 100 है और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की जो अवधि थी वो केवल 9 घंटे ही निर्धारित थी। और अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि कंपनी पर बेहतर नियंत्रण हो और शक्ति विभाजन के लिए दोहरी नियंत्रण सरकार बनाई जाए। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। और अगला क्वेश्चन है कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो उत्तराखंड के जूनियर असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध कब हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध का जो वर्ष है वो 1814 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 1816 में सुगोली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। और आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। जब आंग्ल नेपाल युद्ध हो रहा था तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? जो मुरादाबाद तक रेल की पटरियां बिछाई गई थी और यहाँ से रामनगर तक इन रेल की पटरियों का विस्तार कब किया गया? तो इसका आंसर है सन 1907 में किया गया था। भारतीय रेलवे ने सबसे पहली ट्रेन 19वीं सदी में चलाई थी और देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच में चलाई गई थी और मुरादाबाद से रामनगर के मध्य सन 1907 ईस्वी में रेल पटरी का विस्तार हुआ था। तो मुरादाबाद तक जो रेल पटरी बिछी थी उसका विस्तार किया गया 1907 में रामनगर तक के क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट के क्लर्क के एग्जाम में और उत्तराखंड के एसएससी के ईओ के एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में जिनको नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है वो है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे और भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्कीकरण का सिद्धांत जो है वो लागू हुआ था और इन्होंने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत भी की थी। कॉर्नवालिस कोड इन्होंने लाया था जो कि शक्ति के पृथक्कीकरण के सिद्धांत पर लागू था और बंगाल में जो नागरिक सेवा का जनक है वो भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है और इन्होंने 1793 में बंगाल में एक स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? जब हमारे अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध होता है तो इस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के समय वो कौन थे? तो वो थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक चला था, जो कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में एक निर्णायक युद्ध स्थापित हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं वो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो जब अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1817 में तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवानी प्रदान की थी? तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। इसके बदले में कंपनी बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया करती थी और दीवानी प्राप्त करने का अर्थ था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर देते हैं। और दीवानी कहाँ कहाँ की? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, जिसके द्वारा जो कंपनी है उसको राजस्व वसूल करने का अधिकार इन क्षेत्रों में प्राप्त हो जाता है। और कंपनी क्या करती है? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने पर क्या करती है? सहमति जताती है। अगला क्वेश्चन है कि 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? 1815 में जब भारत में पहले सर्वेयर जनरल की नियुक्ति होती है तो वो थे हमारे कॉलिन मैकेंजी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता और पुरातत्वविद थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और उन्होंने विजयनगर हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार किया था। जो विजयनगर में हम्पी, यहाँ पर इनकी राजधानी थी, विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी और इसका पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी कॉलिन मैकेंजी ने तैयार किया था। और इस नगर के विषय में उनकी जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों के साथ किए गए साक्षात्कार से संग्रहित की गई थी। वो एक क्या थे? एक अभियंता थे, एक पुरातत्वविद थे। उन्होंने विजयनगर और हम्पी का सर्वेक्षण भी किया था और वो यहाँ के विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के जो पुरोहित थे उनके साथ उन्होंने साक्षात्कार से संग्रहित की थी कुछ जानकारियाँ। तो पहले सर्वेयर जनरल कौन थे हमारे? ये थे हमारे कॉलिन मैकेंजी, जिन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। और वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। तो बंगाल शासक के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग और इनका शासनकाल था 1773 से 1785 तक। और इनके शासनकाल में एक आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा आया था पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने पहली बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की और इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए थे और इन्हें ही भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो 1793 में बंगाल में एक स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत करते हैं और इनके समय में जिले के जितने भी अधिकार थे वो सभी कलेक्टर को ही दे दिए गए थे और इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था? भारत का विधि रिपोर्ट अधिनियम है ये पहली बार पारित हुआ था 1875 में और यह अधिनियम 13 अक्टूबर 1875 को प्रकाशित हुआ था और यह अधिनियम 1 जनवरी 1876 को लागू हुआ था। और इस अधिनियम ने अनाधिकारिक कानूनी रिपोर्टों के उद्धरण पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो जो भारत की विधि रिपोर्ट अधिनियम है ये 1875 में पारित हुई थी और यह अधिनियम जो लागू हुआ था ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1876 में। और इस अधिनियम ने अनाधिकारिक जो कानूनी रिपोर्ट हैं इनके उद्धरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका आंसर है जो ब्लैक एक्ट पारित हुआ था वो पारित हुआ था हमारा 1836 में। ब्लैक एक्ट या ठगी और डकैती दमन अधिनियम जो है वो 1836 से 38 को पारित हुआ था। ब्लैक एक्ट जो अधिनियम था ये ठगी और डकैती दमन अधिनियम था। ये 1836 से 38 के बीच में पारित हुआ था और 14 नवंबर 1836 को इसे पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ठगों के गिरोह से जुड़े किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास या कठोर श्रम की सजा हो सकती थी। और अगला क्वेश्चन है कि 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था?
1780 की जो न्यायिक योजना थी, इसका मूल लक्षण किसके मध्य पृथक्करण का था? और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड ARO के एग्जाम में, जो कि 2019 में हुआ था। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि कार्यपालिका या न्यायपालिका के कार्यों के मध्य, राजस्व तथा न्यायपालिका के कार्यों के मध्य, या फिर विधायिका या न्यायपालिका के कार्यों के मध्य, या फिर राजस्व तथा कार्यपालिका के कार्यों के मध्य। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि 1780 की न्यायिक योजना का जो मूल लक्षण था वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण का था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 में एक नई न्यायिक योजना पेश की थी। इस योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ताकि न्याय में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। तो ये न्यायिक योजना आई थी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, और इस न्यायिक योजना का मूल उद्देश्य था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया जा सके, ताकि जो न्याय है उसमें निष्पक्षता आए। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चार्टर के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी? तो जो भारतीय न्यायालय हैं, यहाँ से हम जो इंग्लैंड है वहाँ की प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत किस चार्टर के द्वारा की गई है? और एक क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड ARO के एग्जाम में, और इसका आंसर है कि 1726 के चार्टर ने भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील का अधिकार प्रदान किया था। और इस चार्टर में मेयर न्यायालयों की स्थापना, एक समान न्यायिक प्रणाली की स्थापना, स्थानीय विधान मंडलों की स्थापना, अनुप्रयुक्त अंग्रेजी कानून, स्वीकृत अपील शामिल की गई थी। तो 1726 का एक चार्टर आया था जिसमें भारतीय न्यायालयों से हम इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेक्स लॉ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। लेक्स लॉ की रिपोर्ट क्या थी? तो लेक्स लॉ की जो रिपोर्ट है वो 1840 में प्रथम विधि आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तब से 21 से अधिक विधि योजनाएं गठित की जा चुकी हैं, और प्रत्येक का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का है। लेक्स लॉ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी प्रथम विधि आयोग द्वारा 1840 में। अगला क्वेश्चन है कि चोल्ट्री कोर्ट मामलों से संबंधित था। चोल्ट्री कोर्ट क्या था, किन मामलों से संबंधित था? तो इसका आंसर है छोटे मोटे वादों से। और एक क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड ARO के एग्जाम में, जो कि 2019 में आया था। चोल्ट्री कोर्ट भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास यानी कि चेन्नई में भारतीयों को न्याय प्रदान करने वाला एक संस्थान था, और ये कोर्ट भारतीयों को ब्रिटिश कानून के कड़े नियमों से कुछ राहत प्रदान करते थे। चोल्ट्री कोर्ट जो था वो स्थानीय छोटे मोटे वादों से संबंधित था। जो चोल्ट्री कोर्ट था ये भारत में एक ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में यानी कि चेन्नई में भारतीयों को न्याय प्रदान करने वाला एक संस्थान था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का सृजन किया जाता है। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो 22 अक्टूबर 1774 को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा एम्पे इस अदालत के पहले न्यायाधीश थे, और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके द्वारा 1774 में जो कलकत्ता है वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके पहले न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला जब विधि आयोग बना था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले। स्वतंत्रता पूर्व भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1834 में, जिसे लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। और भारत का विधि आयोग भारत में एक गैर वैधानिक निकाय है। भारत का जो विधि आयोग है वो भारत में एक गैर वैधानिक निकाय है। तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे हमारे लॉर्ड मेकाले। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था? तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो जो हमारा क्रिप्स मिशन है वो आया था 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत में 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक था, जिसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का समर्थन हासिल करना, और ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इस मिशन को भेजा था। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को, और कब तक रहा था? 11 अप्रैल 1942 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास और बम्बई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा मद्रास और बम्बई में जो रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता थी वो कब अधिनियम बनाकर पारित की गई थी? तो ये पारित की गई थी
1797 में। 1797 में ब्रिटिश संसद के द्वारा मद्रास और बम्बई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। और रिकॉर्ड्स न्यायालय विशेष न्यायालय थे जिन्हें भूमि संबंधी विवादों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के निपटारे के लिए स्थापित किया जाता था। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन बन गया है कि रिकॉर्ड्स न्यायालय क्या थे। रिकॉर्ड्स न्यायालय क्या थे? वो विशेष न्यायालय थे जिन्हें भूमि संबंधी विवादों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1797 में अधिनियम पारित किया गया था। कहाँ के लिए? मद्रास और बम्बई के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड ARO के एग्जाम में, जो कि 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, अधिनियम दे रखे हैं और उनको सुमेलित करना है कि कौन सा एक जो अधिनियम है वो सुमेलित है, हमें बताना है। 1853 का अधिनियम इसके सामने दिया है कि प्रांतीय स्वायत्तता। 1861 का अधिनियम इसमें दिया है कि पोर्टफोलियो की व्यवस्था। 1919 का अधिनियम जिसमें दिया है कि केंद्र स्तर पर द्वैध व्यवस्था। और 1835 का अधिनियम जिसमें दिया है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो कि UK SSSC के वीडियो के एग्जाम में, जो कि 2023 में हुआ था, इसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर है जो 1861 का अधिनियम है, ये वाइसराय कैनिंग के शासनकाल में आया था और इसमें सर्वप्रथम पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी है हमारा, 1861 का जो अधिनियम है ये पोर्टफोलियो व्यवस्था से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह कौन था? कि बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन आरोपों से वो बरी हो गया था और इसके बावजूद भी उसने आत्महत्या कर ली थी, वो कौन था? तो वो गवर्नर जनरल था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद 1774 में आत्महत्या कर ली थी और भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जिनके बाद ये बरी हो गया था, लेकिन इसने जा करके आत्महत्या कर ली थी। उत्तराखंड के 2021 के एग्जाम में, CGL के एग्जाम में इस पेपर को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वाइसराय था वो कौन था? हमारा लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह हो जाता है यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए, तो उसके बाद यहाँ पर वाइसराय की नियुक्ति की जाती है। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सीधी शासन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया और 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र पारित किया गया और भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसराय का कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया। और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 1862 तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग का जो पूरा कार्यकाल रहा था वो गवर्नर जनरल से लेके वाइसराय के पद पर रहे थे, तो उनका कार्यकाल रहा था 1856 से 1862 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम ईसाई मिशनरी कौन था? जो पहली बार भारत में ईसाई मिशनरी के रूप में आया था वो कौन था? तो वो है संत थॉमस। तो उत्तराखंड ARO के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। संत थॉमस को प्रथम ईसाई मिशनरी के रूप में भारत आने का श्रेय प्राप्त था और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये भारत आए थे और प्राचीन मान्यता के अनुसार ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे और संत थॉमस पहली शताब्दी में भारत आए थे। तो भारत आने वाले सबसे पहले ईसाई मिशनरी कौन थे? वो थे संत थॉमस थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया था? कि वह कौन सा वर्ष था जब भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया था और भारत पर ब्रिटिश शासन को लागू कर दिया गया था? तो ये सन है हमारा 1858 का। भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में पहली बार वाइसराय की उपाधि दे दी थी और भारत सरकार अधिनियम 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने और ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित करने के लिए पारित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम पारित होता है 1858 का, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि ब्रिटिश शासन का ही पूरे भारत पर शासन लागू हो गया था। 1857 का जो विद्रोह है वो कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था, जिस कारण से जो हमारे जो ब्रिटिश शासक हैं उन्होंने ये निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर के द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी?
कि हर एक प्रेसिडेंसी जो नगर था वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। तो वो सन है हमारा वर्ष 1774। वर्ष 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हैं, इनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम ने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी थी और सभी प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो जितनी भी हमारी प्रेसिडेंसी थी इस समय, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन सभी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था। कि कलकत्ता में किस वर्ष हमने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जिसके तहत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में स्थित सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, और इसने कलकत्ता के मेयर कोर्ट की जगह ले ली थी। यह 1774 से 1862 तक ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। यह क्या था? 1774 से 1862 तक ब्रिटिश भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ। कौन सा? कलकत्ता कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंसी नगरों में न्याय प्रशासन के लिए सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी। जो हमारे प्रेसिडेंसी नगर थे, जो कि हमारे कौन कौन से थे? कलकत्ता था, मद्रास था और बॉम्बे था। तो यहाँ पे न्याय प्रशासन के लिए जो सिविल और आपराधिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी, ये कौन से चार्टर के द्वारा स्थापित हुए थे? तो इसका आंसर है 1726 के चार्टर के द्वारा। 1726 का जो चार्टर है वो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान न्याय व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। और डॉक्टर MP जैन ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इस पर चर्चा भी की है। और उत्तराखंड ARO में ये क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे प्रेसिडेंसी नगर हैं, इसमें न्याय प्रशासन के लिए जो सिविल और आपराधिक न्यायालय हैं, इनकी स्थापना किस चार्टर के द्वारा की गई थी। तो चार्टर था हमारा 1726 का। और अगला क्वेश्चन है कि 1772 की न्यायिक सुधार योजना के सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज नियुक्त होता था, जिसे क्या कहा जाता था। जो न्यायिक सुधार योजना थी, इसके अंतर्गत सदर निजामत अदालत थी, तो इसमें एक भारतीय जज नियुक्त होता था, जिसे क्या कहा जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड ARO के एग्जाम में, जो कि 2014 में भी आया है और 2019 में भी आया है। और इसका आंसर है कि न्यायिक सुधार योजना के सदर निजामत अदालत में जो भारतीय जज नियुक्त होते थे, उन्हें कहा जाता था मुफ्ती की अदालत। उन्हें क्या कहते थे? मुफ्ती की अदालत कहते थे। तो मुफ्ती की अदालत जो है, यह एक औपचारिक न्यायिक संस्था नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मुस्लिम धर्मशास्त्र के जानकार इस्लामी कानून, जो कि शरीयत से संबंधित मामलों में लोगों को सलाह देते थे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वकीलों की वृत्ति को नियमित आधार पर संगठित व सृजित किया था। कि वकीलों की जो वृत्ति है उसको संगठित किया और सृजित किया। तो वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। और उत्तराखंड ARO के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि 2014 में आया था। वकीलों की वृत्ति को नियमित आधार पर संगठित एवं सृजित करने का जो श्रेय है वो वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में भारत में न्यायिक सुधारों की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने वकीलों की वृत्ति को नियमित आधार पर संगठित और सृजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है किंग जॉर्ज द्वितीय ने 1753 के चार्टर को जारी किया था। और दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी ने पुराने चार्टर की कमियों को 1753 के चार्टर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से यहाँ पर एक्ट आए, कौन कौन से यहाँ पर चार्टर पारित किए गए। तो ये क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड ARO के एग्जाम में, जो कि 2024 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि किंग जॉर्ज द्वितीय ने 1753 का चार्टर जारी किया था। ये सत्य है। और यह चार्टर एक शाही फरमान था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था। तो कंपनी क्या करती है? बंगाल के नवाब को हरा देती है। तो इस ऑप्शन में हमारा केवल एक सही है कि किंग जॉर्ज द्वितीय ने 1753 के चार्टर को जारी किया था। और इस चार्टर में एक शाही फरमान था। इसके माध्यम से जो ब्रिटिश शासक हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। कब? 1753 के चार्टर से। अगला क्वेश्चन है कि 1726 के चार्टर के अधीन प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में एक कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई थी। 1726 में जो चार्टर आया था, जो चार्टर अधिनियम आया था, इसके अधीन प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर को एक कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई थी कि जितने भी हमारे प्रेसिडेंसी शहर हैं, मद्रास है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, यहाँ पर एक कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई थी। तो उसमें कितने मेयर और कितने एल्डरमैन गठित किए गए थे।
उत्तराखंड ARO में इस क्वेश्चन को पूछा है 1726 का जो चार्टर है इसके अधीन मद्रास, बम्बई और कोलकाता के प्रेसिडेंसी नगरों में एक एक नगर निगम की स्थापना की गई थी और जिसमें प्रत्येक निगम में एक मेयर होगा और 9 होंगे इसमें एल्डर मैन। तो एक मेयर और 9 एल्डर मैन होंगे और नगर निगम की व्यवस्था की जाएगी किसमें, हमारे प्रेसिडेंसी नगरों में, जो कि मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता थे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1787 की योजना का आधार क्या था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1787 की योजना बनाई थी तो इसका आधार क्या था। तो ऑप्शन है कि राजस्व एवं न्यायिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना जो कलेक्टर कहलाता है, सिविल एवं आपराधिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना जो कलेक्टर कहलाता है, राजस्व एवं आपराधिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना जो कलेक्टर कहलाता है, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि कलेक्टर नामक एक नए पद का सृजन हुआ था जो 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जिसका उद्देश्य था राजस्व और न्यायिक मामलों का एक ही व्यक्ति यानी कलेक्टर के पास में निहित होना। जितने भी राजस्व और न्यायिक के मामले होंगे वो एक ही व्यक्ति में निहित होंगे, जिसे कलेक्टर कहा जाएगा। और कलेक्टर को जिले का सबसे शक्तिशाली अधिकारी बनाया गया था। तो कलेक्टर को सबसे शक्तिशाली अधिकारी बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और 1787 में उन्होंने कलेक्टर के पद का सृजन किया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को किसके चार्टर द्वारा प्रिवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया था। वह कौन सा चार्टर आया था जिसके द्वारा भारतीयों को प्रिवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार दिया गया था। तो ये अधिकार दिया गया था हमारे 1726 के चार्टर के द्वारा। भारतीयों को प्रिवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार 1726 के चार्टर के जरिए मिला था। और इस चार्टर के तहत बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 3 मेयर कोर्ट बनाए गए थे और इसके बाद इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल को दूसरी अपील करने का प्रावधान था। तो 1726 के चार्टर के तहत बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 3 मेयर कोर्ट बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। भारत का जो पहला अंग्रेजी अखबार है वो था दी बंगाल गजट। और भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 29 जनवरी 1780 को कोलकाता से इसको प्रकाशित किया गया था। और यह अखबार ब्रिटिश शासन में मौजूद भ्रष्टाचार, अन्याय और कुशासन के खिलाफ खुलकर लिखता था। तो भारत का जो पहला अंग्रेजी अखबार है वो कौन सा था, दी बंगाल गजट था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने लागू किया था। तो अंग्रेजी को जो आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था वो किया था हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। और अंग्रेजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का जो श्रेय है वो लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। और अंग्रेजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का रूप जिसने दिया वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई हम सभी जानते हैं कि 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और यह लड़ाई भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारे सामने कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है हमें वो पहचानना है। पहला है प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो मैक्स मूलर थे। और चौथा है कोलकाता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे बी और सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और दूसरा ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक मैक्स मूलर थे। ये ऑप्शन हमारे असत्य हैं। तो ये 2 ऑप्शन जो हैं ये हमारे असत्य हैं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो मैक्स मूलर थे, यह कथन असत्य है क्योंकि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, विलियम जोन्स थे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। और वॉरेन हेस्टिंग जो हैं वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे न कि भारत के। और वॉरेन हेस्टिंग जो हैं वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे न कि भारत के। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया, कि वह ब्रिटिश प्रशासक कौन सा था जिसने भारतीय राज्यों के साथ में सहायक संधि की नीति लाई थी। तो वो था हमारा लॉर्ड वेलेस्ली।
लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में 1798 से 1805 तक कार्य किया था। और सहायक संधि जो है वो एक तरीके की संधि थी जिसमें कंपनी भारतीय राज्यों से यह वादा लेती थी कि वे अपनी सेवा को भंग कर देंगे और ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखने के लिए भुगतान करेंगे और बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य शक्ति के साथ संधि नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करते थे, जो हमारे भारतीय राज्य थे उनके साथ में संधि की जाती थी और जो ब्रिटिश सेना है वो क्या करेगी, उनको सुरक्षा प्रदान करेगी और उनको सेवाएं देगी अपनी, यानी कि ब्रिटिश सेना वहाँ पर क्या रहेगी, ब्रिटिश सेना कार्य करेगी भारतीय राज्यों में। और जो भारतीय राज्य हैं वो कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य के साथ में कोई भी संधि नहीं कर सकते हैं। ऐसी एक सहायक संधि थी कि बदले में जो ब्रिटिश सेना है वो प्रोटेक्शन देगी राज्य को। तो इस तरीके की संधि थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। सर्वोदय योजना आई थी जिसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण भारत में समाजवाद और स्वराज को स्थापित करना। तो इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, इसकी रूपरेखा तैयार की थी जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत में समाजवाद और स्वराजवाद को स्थापित करना। इस योजना की रूपरेखा तैयार करने में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों पर आधारित किया था, कि जो गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार थे ना उन पर आधारित करके इस योजना को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। भारत का जो पहला आधुनिक पुरुष है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारे राजा राममोहन राय को। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में अहम योगदान राजा राममोहन राय ने दिया था। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी और बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा इन जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसलिए राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल के रूप में जून 1948 तक इस पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री बनाई गई थी। भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री किस जगह पर बनाई थी, किस स्थान पर बनाई थी, तो इसका आंसर है उड़ीसा में। 1633 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था और 1651 में कंपनी को हुगली यानी कि बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी और उन्होंने यहाँ पर भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। हुगली में उनको क्या मिला, व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी और 1633 में उन्होंने हरिहरपुर, उड़ीसा यानी कि बालासोर में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1633 में सबसे पहले जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र उन्होंने उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि लड़की और लड़के की शादी की न्यूनतम आयु शारदा एक्ट के द्वारा क्या निर्धारित की गई थी। तो इसमें जो शारदा एक्ट आया था, शारदा एक्ट के द्वारा जो लड़की है उसकी शादी की उम्र होगी 14 वर्ष और जो लड़के की शादी की उम्र थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1929 ईस्वी में अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा को बाल विवाह पर सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने जो सुझाव दिया था वही शारदा अधिनियम कहलाया था और इस अधिनियम के अनुसार जो लड़कों की विवाह की आयु है वो 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु को 14 वर्ष निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था। जो पहला फैक्ट्री अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1881 में लागू। इस अधिनियम को भारत में औद्योगिक क्रांति के दौरान काम करने वाले मजदूरों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए पारित किया गया था।
और जो हमारा पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था, ये पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। और लॉर्ड रिपन जो हैं वो 1880 से 1884 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे। और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों के रोजगार को विनियमित करना और कारखानों में जो मजदूरों की कामकाजी परिस्थिति है इसमें सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग करके किसने स्कूल खोला था। श्रीनगर के क्षेत्र में 1839 में एक लावारिस फंड का यूज किया गया था और इसमें स्कूल खोला गया था। तो किसने खोला था? तो ये खोला था कैप्टन हडल्स्टन ने। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग करके कैप्टन हडल्स्टन ने स्कूल खोला था और हडल्स्टन ने उत्तराखंड के विकास के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें 1843 में गंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में चाय की फैक्ट्री कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा ही स्थापित किए गए थे, जो गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी। तो श्रीनगर का जो क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है, इसमें 1839 में एक स्कूल की स्थापना हुई थी लावारिस फंड के द्वारा, जिसमें हडल्स्टन ने उत्तराखंड के विकास के लिए इस स्कूल को खोला था। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो हमने अभी देखा कि 1881 में हमारा पहला कारखाना अधिनियम आया था, तो उस समय जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो 1882 में आता है स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय का अस्तित्व। तो इसमें जो हमारे वायसराय हैं वो कौन हैं? लॉर्ड रिपन हैं। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में भारत के वाइसराय लॉर्ड रिपन थे और भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में लॉर्ड रिपन का महत्वपूर्ण योगदान है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया था। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है इसकी गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्होंने 1867 से 68 में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये लगाया था। तो सबसे पहले जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। और इसके बाद जो हमारा नया चैप्टर है वो है ब्रिटिश शासन, जिसमें हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 के समय हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो अभी हमने देख लिया है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन से एक्ट थे और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके आगे का जो चैप्टर है, ब्रिटिश शासन का जो आगे का चैप्टर है, तो उसे पढ़ेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। तो आप सब लोग इस PYQ सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये PYQ सीरीज़ हमारे UK SSSC के जो एग्ज़ाम हैं आने वाले, उनमें काफ़ी हमें हेल्प करेगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ जल्द ही। धन्यवाद।